Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the process of marketing research. Okay? जब हम लोग ने functions of marketing पढ़े थे, उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि पहला function जो होता है marketing का वो होता है marketing research. So your marketing starts with your marketing research. So marketing research क्या होता है? तो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि marketing research क्या होता है कि जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और वो इंफॉर्मेशन को आप एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके आप क्या करते हो, जो आपके मार्केटिंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली आप कुछ मार्केटिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो. दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग रिसर्च. ओके, सो विल स्टार्ट द प्रोसेस ना. पहला स्टेज होता है या वह पहला स्टेप होता है मार्केटिंग रिसर्च में, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. ओके, कि आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे मीनिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केटिंग में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो आपके मार्केटिंग के रिलेटेड. सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए. ओके, सो नाउ व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम हो सकता है आपका डिक्रीज इन सेल. ओके, प्रॉब्लम कैन बी इंक्रीज इन कंपटीशन, और प्रॉब्लम कैन बी इन योर प्रोडक्ट, प्रॉब्लम कैन बी इन योर प्राइस. ओके, और देयर कैन बी प्रॉब्लम इन योर प्रमोशन. फिर बाद में कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है. एनीथिंग कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ योर मार्केटिंग. ओके, सो आपको सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज जब आपको प्रॉब्लम करेक्टली पता चलता है तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो. अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन भी नहीं फाइंड आउट करोगे. सो वेरी फर्स्ट स्टेप in marketing research is that you have to identify and define the marketing problem. Okay, सेकेंड होता है यू हैव टू सेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. आप ये मार्केटिंग रिसर्च क्यों करें, उसके ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करने हैं. ओके, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव होते हैं. जैसे आपका प्रॉब्लम है डिक्रीज इन सेल्स, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इंक्रीज द सेल्स. आपका प्रॉब्लम है इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ रही है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू फेस द कंपटीशन. तो हमेशा आपको क्या करना होता है, कभी भी आप रिसर्च करते हो तो यू हैव टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई दैट रिसर्च यू आर अंडरटेकिंग. बिकॉज विदाउट पर्पस या विदाउट किसी एम ऑब्जेक्टिव आप कोई भी रिसर्च करोगे नहीं. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले ना. ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए. SMART. नाउ SMART का मतलब क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब क्या, टू द पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. जैसे कि आपको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. ऐसे नहीं बोल सकते. आप बोलोगे टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ योर लक्स सोप प्रोडक्ट. मतलब आप स्पेसिफिक हो कि आपको लक्स सोप के जो सेल्स है वो बढ़ाने हैं आपको, वो आपका ऑब्जेक्टिव है. ओके, देन आपका ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए. मेजरेबल मतलब काउंटिंग होना चाहिए. जैसे कि आपको आपके लक्स साबुन का जो सेल्स है वो 2% से इंक्रीज करना है. सो योर स्पेसिफिक प्लस योर मेजरेबल ऑल्सो, कि लक्स साबुन का सेल्स इंक्रीज करना है और 2% से इंक्रीज करना है. दैट इज मेजरेबल. देन अटेनेबल और रियलिस्टिक. अटेनेबल और रियलिस्टिक मतलब क्या, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत ही अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो अटेंड ही नहीं हो सकते. जैसे कि मेरे कंपनी को मुझे एक महीने के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली ये अटेनेबल भी नहीं है और रियलिस्टिक भी नहीं है. एक महीने के अंदर आप किसी भी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते हो. तो इस केस में आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, विद इन 5 years आई वांट टू टेक माय कंपनी टू द नंबर 1 पोजीशन. 5 साल में आप आपकी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे लेके जा सकते हो. सो ये जो ऑब्जेक्टिव आपका अटेनेबल और रियलिस्टिक है, पर एक महीने में कंपनी को फर्स्ट रैंक पे लेके जाना है, दैट इज नेवर पॉसिबल. सो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेनेबल रियलिस्टिक भी होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए. जैसे मैंने आपको लक्स साबुन का एग्जांपल दिया कि आई वांट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ लक्स सोप बाय 2% विद इन 6 months. तो यहाँ पे मैंने टाइम बाउंड दे दिया. तो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए. अगर ये चीजें नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने में आपको डिफिकल्टी फेस होगी. सो फर्स्ट थिंग था आपने रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन किया. दूसरा चीज है यू सेट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड चीज आप क्या करते हो, यू डेवलप रिसर्च डिजाइन. नाउ रिसर्च डिजाइन इज नथिंग बट यू आर मेकिंग द प्लान. किस चीज का प्लान बना रहे हो, कि हाउ यू विल कंडक्ट द रिसर्च. ओके, जैसे कि आप कभी भी आंखें बंद करके मार्केट में जाके रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको बिफोर हैंड कुछ प्लानिंग करना पड़ता है.
ना प्लानिंग किन किन चीजों के बारे में करना पड़ता है, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो माय प्रॉब्लम इज सपोज डिक्रीज इन द सेल्स ऑफ लक्स सोप, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो वो आपको पहले पता कर होना चाहिए। सेकेंड, टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है कि कितने देर में आपको ये रिसर्च कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं रह सकते हो, जैसे 1 महीने में मुझे रिसर्च कंप्लीट करना है या 15 दिन में कंप्लीट करना है, आपको उसका टाइम बाउंड डिसाइड करना है। देन एरिया, कौन से एरिया के अंदर आप रिसर्च करोगे, जैसे मुंबई है तो मुंबई में सपोज मलाड में आप करना चाहते हो कि मलाड के लोगों का लक्स साबुन के बारे में क्या कहना है। ओके, उससे क्या उनको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है कि जिसकी वजह से वो परचेस नहीं कर पा रहे हैं। देन अंधेरी में आप रिसर्च करोगे, फिर आप सपोज विले पार्ले में रिसर्च करोगे। ऐसे एरियाज आपको डिसाइड करने हैं कि कौन से एरिया में जाके आप मार्केटिंग रिसर्च करोगे, लोगों से डेटा कलेक्ट करके लाओगे। देन यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स मतलब किसके पास से आप डेटा कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल विमेन के पास से आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो विमेन आर योर यूनिवर्स। और क्या होता है कि रिसर्च जब करते हैं तो पूरे यूनिवर्स को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मुंबई में आप अगर विमेन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो सब विमेन को आप कवर नहीं कर सकते हो। सो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कवर ऑल द विमेन, यू आर सिलेक्टिंग द सैंपल आउट ऑफ दैट यूनिवर्स। मतलब उन विमेन में से सपोज 1 लाख विमेन है, तो 1 लाख विमेन से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें से क्या कर रहे हो, 500 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। दैट इज सैंपल साइज। तो पहले तो आपका आपका यूनिवर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे लक्स साबुन यूज करने वाली सपोज मैक्सिमम विमेन है, ओके, सो वो आपका यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स है आपका 1 लाख विमेन, दे आर यूजिंग योर लक्स सोप। ओके, फिर उसमें से आप सैंपल साइज निकालोगे। सैंपल क्यों निकाल रहे हो, बिकॉज आपको टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास फंड्स का कंस्ट्रेंट है, इसकी वजह से आप सारे यूनिवर्स को कवर नहीं कर पा रहे हो, आप सैंपल से डेटा कलेक्ट करने वाले हो। कभी भी देखना, कोई भी रिसर्च जब होता है एक्सेप्ट योर सेंसस, सारी रिसर्च जो होते हैं वो सैंपल के ऊपर ही होते हैं। मतलब जैसे कि आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का मैं रिसर्च नहीं करूंगा, आपका क्लासरूम मेरा यूनिवर्स हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, उसमें से मैं 20 लोगों का रिसर्च करूंगा, दैट इज माई सैंपल। तो आपका यूनिवर्स कौन होगा और आपका सैंपल साइज कौन होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जैसे डेटा कलेक्शन के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, आप इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट करूंगा या मैं क्वेश्चन से या दूसरा कोई मेथड। जैसे इंटरव्यू से अगर डेटा कलेक्ट करने वाले हो तो क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। ओके, फिर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल कर जमा करके उनको कॉन्टैक्ट करके उनकी अपॉइंटमेंट लेना, ये सब चीजें आप लोग करते हो यहाँ पे। सो यू हैव टू डिसाइड द टेक्निक है ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये सब चीजें आप लोगों को बिफोर हैंड क्या करना पड़ता है, डिसाइड करके रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन बनाना या रिसर्च का प्लान करना। डायरेक्टली आप मार्केट में जाके रिसर्च नहीं कर सकते हो, यू हैव टू डू सम प्लानिंग। तो किन किन चीजों का प्लानिंग करना पड़ता है मैंने आप लोगों को बताया। टाइम कितना लगेगा, कौन से एरिया में रिसर्च करेंगे, यूनिवर्स कौन होगा, सैंपल कितना होगा, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे डेटा कलेक्शन का, ये सब चीजों का आप प्लानिंग करते हो। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डेटा लगेगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि 2 टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेटा, द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द मार्केटर। ओके, इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो कहीं और से आपने लिया हुआ नहीं है, वो आपका खुद का डेटा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब क्या, जो आप कहीं से कॉपी करते हो या फिर कहीं से आप वो इंफॉर्मेशन को ऑप्ट करते हो जो रेडीली अवेलेबल है। ओके, नाउ मोस्टली जो मार्केटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंडरी डेटा के लिए जाते हैं। व्हाई दे गो फॉर सेकेंडरी डेटा, बिकॉज दैट इज इजीली अवेलेबल, प्लस उसमें आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, सो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है आपके लिए। पर अगर सपोज सेकेंडरी डेटा से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर प्राइमरी डेटा। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सेकेंडरी डेटा से आपका मार्केटिंग रिसर्च करना है या प्राइमरी डेटा से करना है। उसके बाद में आपको सोर्स ऑफ डेटा डिसाइड करना होता है। आपने डेटा तो डिसाइड किया कि मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, तो वो प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा या सेकेंडरी डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा, उसका सोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो प्राइमरी डेटा आपको कैसे मिल सकता है, सर्वे या इंटरव्यू लेके। जैसे फोन पे इंटरव्यू ले सकते हो आप लोग, पर्सनली मिलके आप इंटरव्यू ले सकते हो, यस ना। तो आपको प्राइमरी डेटा इंटरव्यू मेथड से या सर्वे मेथड से मिल सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड ना, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरव्यू में आप बातचीत करके डेटा कलेक्ट करते हो। ओके, यू हैव कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन एंड यू गेट द डेटा फ्रॉम दैट पर्सन। ऑब्जर्वेशन में आप कोई सवाल नहीं पूछते हो या उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करते हो, आप सिर्फ वो पर्सन को ऑब्जर्व करते हो और डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे बिग बाजार में लोग क्या शॉपिंग करते हैं, उसका मुझे डेटा कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, बिग बाजार में
जाके खड़े रहूंगा और वहां पे मैं देखूंगा कि लोग क्या परचेस कर रहे हैं। वो लोग बिस्किट ज्यादा परचेस कर रहे हैं, या कपड़े वगैरह ज्यादा परचेस कर रहे हैं, या ग्रोसरी वगैरह परचेस कर रहे हैं, या दूसरी कोई चीजें वो लोग परचेस कर रहे हैं। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन करूंगा, आई विल नॉट आस्क देम एनी क्वेश्चन। तो ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड हो सकता है डेटा कलेक्शन का। ओके। या कॉलेज के बच्चे कौन से फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो मैं कॉलेज के पास में जो फास्ट फूड का स्टॉल रहेगा वहां पे जाके खड़े रहूंगा और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा बच्चे क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन से भी डेटा कलेक्ट हो सकता है, प्राइमरी डेटा। एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे कि सपोज मैंने 10 लोगों को बुलाया और उनको बोला कि ये प्रोडक्ट मैं आपको 50 रुपए में दूंगा, तो उसमें से 10 लोगों में से 3 लोगों ने बोला ओके हमको ये प्रोडक्ट पसंद है करके हम लोग परचेस करने के लिए रेडी है। फिर आपने क्या किया, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया और उनको बोला अभी ये प्रोडक्ट आपको मैं 30 रुपए में दे रहा हूँ। तो वो 10 में से 7 लोगों ने क्या किया, आपको प्रोडक्ट को ये डिमांड किया। यस नो। तो एक्सपेरिमेंट किया आपने, पहले आपने क्या किया, 50 रुपए में ऑफर किया, फिर आपने 30 रुपए में ऑफर किया। सो लाइकवाइज यू डिड द एक्सपेरिमेंटेशन एंड यू कलेक्टेड द डेटा। ओके। सो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के ये मेथड्स होते हैं, सोर्सेस होते हैं। सेकेंडरी डेटा के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है, जैसे परचेज का बुक होता है, सेल्स का बुक होता है, डेटर्स का रिकॉर्ड होता है, क्रेडिटर का रिकॉर्ड होता है। ओके। ये कंपनी रिकॉर्ड में से आपको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है, जिससे आपको पता चलेगा सेल्स कितना हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, परचेज कितना हम लोग कर रहे हैं वगैरह, वो सब डेटा आपको कंपनी रिकॉर्ड में से मिल सकता है। लाइब्रेरी में से भी आप ले सकते हो। लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे कंपनीज के वगैरह रिसर्च के वगैरह कॉपीज वगैरह हो सकती है, तो वो आप रिफर कर सकते हो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ट्रेड जर्नल्स वगैरह आती है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स वगैरह आते हैं। वो स्टैटिस्टिक्स भी आपको ये आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। गवर्नमेंट सोर्सेस वगैरह आप यूज कर सकते हो। ओके। गवर्नमेंट भी बहुत सारे जर्नल्स वगैरह या ये सब चीजें पब्लिश करता है। ओके। गवर्नमेंट के पोर्टल्स वगैरह होते हैं, वहां पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो आपको कोई भी एक सोर्स को है जो है वो सिलेक्ट करना है। तो पहले आपने को देखा कि कौन सा डेटा आपको चाहिए, प्राइमरी चाहिए कि सेकेंडरी। फिर आपने देखा कि प्राइमरी डेटा चाहिए तो उसका सोर्स क्या हो सकता है, सेकेंडरी डेटा चाहिए तो उसका सोर्स क्या हो सकता है। देन आपको सैम्पलिंग डिजाइन करना पड़ता है। ओके। सैम्पलिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक पॉपुलेशन होता है। ओके। जैसे कि आपको विमेन के ऊपर रिसर्च करना है, मुंबई के विमेन के ऊपर। तो मुंबई में सपोज 1 लाख विमेन है, तो आपका टोटल पॉपुलेशन हो गया। तो टोटल पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज उसमें टाइम, मनी और एफर्ट्स तीनों भी आपके बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आपको क्या करना है, खर्चा कम करना है। इसके लिए आप लोग क्या करते हो, पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं करते हो, पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को आप सिलेक्ट करते हो जिनके पास से आप डेटा कलेक्ट करते हो। ओके। सो बेसिकली आप ये सैम्पलिंग क्यों करते हो, आप पूरे पॉपुलेशन को कवर क्यों नहीं करते हो, बिकॉज सैम्पलिंग की वजह से क्या होता है कि आप टाइम को सेव कर पाते हो, आपके एफर्ट्स भी सेव हो जाते हैं और कॉस्ट भी सेव हो जाता है। ओके। तो आपको सैम्पलिंग डिजाइन करना होता है कि कितने सैंपल आप सिलेक्ट करोगे। वो सैंपल सिलेक्ट करने के भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ओके। रैंडम सिलेक्शन आप कर सकते हो, फिर बाद में देयर आर सम फॉर्मूलाज, देयर आर सम अदर ट्रिक्स वगैरह जिससे आप क्या कर सकते हो, सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कितना सैंपल होना चाहिए और सैंपल को सिलेक्ट करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आपका सब कुछ हो गया कि आपने रिसर्च डिजाइन भी बना लिया, आपने डेटा कौन सा डेटा चाहिए वो भी डिसाइड कर लिया, आपने सैम्पलिंग भी कर लिया। अभी आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या, आप मार्केट में जाके या तो इंटरव्यू के थ्रू, या फिर क्वेश्चनर के थ्रू, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या दूसरा जो आपका सेकेंडरी मेथड है उसके थ्रू आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। अभी जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, ओके, मैं ये कलेक्शन का बात कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग का मैं बाद में बताता हूँ। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका डेटा रिलायबल होना चाहिए। मीन्स वट एवर डेटा यू आर कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको रिलायबल लोग डेटा दे रहे हैं, भरोसेमंद डेटा दे रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके। कहीं पे भी आपको अगर कुछ भी लगेगा कि डेटा इज नॉट दैट रिलायबल, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वो रिस्पोंडेंट को मिल के या उसको बता के आप लोगों को उससे, जैसे सपोज आपको किसी रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनर दे रहे हो, वो भर के आपको वापस कर रहा है, तो उसको थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। जैसे उसने टिक किया है कि ही इज मैरिड, तो आप उनको पूछ सकते हो कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, तो वो बताएगा कि आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली वो मैरिड है। फिर बाद में उसने अगर टिक किया है कि मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती, ही इज डिससैटिस्फाइड करके उसने टिक किया, तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चनिंग करो कि आपको प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छा लगता है। यस नो। तो आप जब रिस्पोंडेंट को क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तो उसमें से आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ओके। जो क्वेश्चनर के फॉर्म में और इंटरव्यू के फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है रिलायबल डेटा मिलना।
क्रॉस क्वेश्चनिंग करके। कंप्लीट डेटा आपको कलेक्ट करना है, आधा अधूरा क्वेश्चनर है तो उसको रिक्वेस्ट करो कि पूरा आप क्वेश्चनर भर के दे दो। क्विक डेटा कलेक्शन करना है, बिकॉज क्या है कि डेटा कलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, लगना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली आपका रिसर्च जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और फिर बाद में आपका रिसर्च जो है वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा। तो जितना हो सके उतना आपको क्विक डेटा कलेक्शन करना है। ओके, फिर जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा आपका कैसा होता है, रॉ होता है। मतलब आपने जस्ट डेटा लोगों से कलेक्ट किया है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो रॉ डेटा को आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करके ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जैसे मैंने 100 लोगों से क्वेश्चनर भरवा के ले लिया, अभी वो रॉ डेटा है, उससे तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। वो डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि डेटा क्या कह रहा है वो आपको पता चलना चाहिए। ओके, सो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोसेसिंग के अंदर एडिटिंग करते हो, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये सब करते हैं। ये सबको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ओके, एडिटिंग मतलब क्या, सपोज कोई डेटा आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंट है, या उसमें कुछ ओमिशन वगैरह है, कुछ कॉलम भरे हुए नहीं है, ये सुनो, या आधा क्वेश्चन भरा है, आधा क्वेश्चनर भरा है, आधा क्वेश्चनर नहीं भरा है, तो ऐसे क्वेश्चनर को आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग करना पड़ेगा। या तो आपको थोड़ा बहुत अगर लॉजिकली आप उसको ये कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट करोगे। ओके, या फिर आप सपोज बहुत ज्यादा क्वेश्चनर में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चनर को आप साइड में निकालोगे, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिंग ऑफ डेटा। क्योंकि जब डेटा आपके पास आता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडिट करके वगैरह आपको वो डेटा जो है रिपेयर करना है, इन शॉर्ट। देन आपको डेटा को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा कि कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, कितने मेल सेटिस्फाइड है, कितने फीमेल डिससेटिस्फाइड है। ऐसे डेटा को आप क्लासीफाई करोगे, जो भी आपने क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट किया है या इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट किया है। फिर आप वो डेटा को टैबुलेट करोगे, टेबल फॉर्म में बनाओगे। जैसे कि आप 3 कॉलम बनाओगे, एक कॉलम में लिखोगे सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, दूसरे कॉलम में मेल फीमेल, और फिर आप लिखोगे कि कितने मेल सेटिस्फाइड है, कितने फीमेल डिससेटिस्फाइड है। वो डेटा से आपको पता चलेगा। और आजकल कंप्यूटर वगैरह होने की वजह से ये सब चीजें आप कंप्यूटर के अंदर आराम से कर सकते हो, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, वो सब। तो आपको पहले डेटा कलेक्ट करना है। आप क्वेश्चनर से या इंटरव्यू से या दूसरे मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा रिलायबल, कंप्लीट और क्विक होना चाहिए। और डेटा कलेक्ट करने के बाद में आपको उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग इसके लिए किया जाता है ताकि आप डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाओ, आपको वो डेटा से कुछ इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प हो। तो प्रोसेसिंग के अंदर आप क्या करते हो, एडिटिंग करके जो भी डेटा में एरर्स है वो आप एरर के निकाल देते हो। फिर डेटा को आप प्रॉपर क्लासीफाई करते हो अलग अलग कैटेगरीज में, और फिर वो डेटा को आप टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ना। यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद में यहाँ पे आप डेटा को प्रॉपर स्टडी करते हो कि आपका डेटा क्या कह रहा है। आपने डेटा किसके लिए कलेक्ट किया है, ताकि आपके प्रॉब्लम पता चले आपको, और उसके लिए आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो डेटा को एक बार आपने प्रोसेसिंग करके टैबुलेशन में वगैरह फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया, तो आपको वो डेटा एनालिसिस करने में और इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प होता है, जहाँ पे आप अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह यूज करते हो, ताकि आप वो डेटा क्या कह रहा है वो पता चलेगा। जैसे कि सपोज आप मीन यूज करोगे, मीन आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल हो सकता है। तो मीन से आपको पता चलेगा एवरेज कितने लोग सेटिस्फाइड है या एवरेज कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आप मीडियन वगैरह यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज कर सकते हो। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, डेटा को आपको स्टैटिस्टिकल टूल से उसके कंक्लूजन है या उसका इंटरप्रिटेशन जो आप कर सकते हो। ओके, इसके लिए आप लोगों को जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है वो इसके लिए, ताकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको जब ऐसा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप वो डेटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको हेल्प करेंगे कि डेटा समझने के लिए। ओके, और डेटा को समझ के आप क्या करोगे, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि पीपल आर not satisfied with the product, or people are not demanding the product, or the sale is falling because of this reason। तो डेटा को समझना बहुत जरूरी होता है, और डेटा को समझ के फिर बाद में आप क्या करते हो, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट डिमांडिंग द प्रोडक्ट, और दीज आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच द सेल्स इज फॉलिंग। ओके, तो ऐसा पूरा आप एक्सरसाइज करते हो। एक बार आपका वो डेटा कलेक्ट करके, प्रोसेस करके, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब कुछ हो गया, आपको उसका भी रिपोर्ट बनाना रहता है। रिपोर्ट बनाना मतलब उसको डेटा को आपको एक रिपोर्ट के अंदर पूरा प्रेजेंट करना पड़ता है, टेबल के साथ वगैरह। जैसे इतने लोगों ने हाँ यस बोला कि उनको ये क्वालिटी अच्छा लगता है, इतने लोगों ने नो बोला, इतने लोग सेटिस्फाइड है, इतने लोग सेटिस्फाइड नहीं है, इतने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इतने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ऐसा पूरा आप क्या करते हो, एक रिपोर्ट बनाते हो। और ये रिपोर्ट आप क्यों बनाते हो, ताकि ये रिपोर्ट को आप आपके मैनेजर को सबमिट कर पाओ।
या जिन्होंने आपको रिसर्च करने के लिए बोला या जो भी आपका सीनियर होगा उसको आप ये रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो उसको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है करके ना। रिपोर्ट के अंदर आप सब फैक्ट वगैरह आप लिखोगे कि आपने क्या क्या एनालिसिस करके फाइंड आउट किया, फाइंडिंग्स लिखोगे आप। फाइंडिंग्स के साथ साथ रिपोर्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन भी लिखोगे। जैसे कि आपको पता चला है कि लोग प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं है, इसके लिए लोग डिमांड नहीं करते हैं या इसकी वजह से सेल कम हो रहा है, तो आप रिकमेंडेशन दोगे वो रिपोर्ट के अंदर कि भाई प्राइस को कम करना चाहिए। प्राइस को कम करोगे तो आपका सेल बढ़ने में हेल्प हो जाएगा। सो आप रिपोर्ट के अंदर सारे फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हो, किसने क्या बोला, कितने लोगों ने क्या बोला करके। फिर कंक्लूजन भी लिखते हो रिपोर्ट के अंदर, रिकमेंडेशन भी लिखते हो, और ये पूरा रिपोर्ट जो होता है वो आप क्या करते हैं, आपके मैनेजर को सबमिट करते हो। ओके, फिर मैनेजर उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेता है। अभी जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो रिपोर्ट का लैंग्वेज जो होता है एकदम इजी होना चाहिए, मैनेजर को समझना चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज नहीं करने हैं, टेक्निकल चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल सो दैट एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखते हो मैंने आपको बताया, फाइंडिंग्स लिखते हैं, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, आपने कैसे रिसर्च किया वगैरह, वो सब चीजें आपको, उसका मेथोडोलॉजी भी लिखना पड़ेगा। एंड फाइनली फॉलो अप होता है। फॉलो अप मतलब आपने रिकमेंडेशन दिया था, ओके, वो रिकमेंडेशन को फिर क्या करेंगे, मैनेजर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यू हैड गिवन रिकमेंडेशन, मैनेजर ने उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और फिर मैनेजर ने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से पूरा मार्केटिंग रिसर्च होता है कि आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, पूरा रिसर्च का डिजाइन बनाया आपने, फिर आपने सैम्पलिंग डिजाइन वगैरह किया, डेटा कलेक्शन किया, डेटा को एनालिसिस किया और उसको रिपोर्ट बना के अपने मैनेजर को सबमिट किया, और मैनेजर ने वो क्या किया, चीजों के ऊपर फॉलो अप किया। आपने जो रिकमेंडेशन किया था उसको इम्प्लीमेंट करके देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सो कहीं पे भी आप अगर सपोज फ्यूचर में बिजनेस करोगे या कहीं पे भी मैनेजर लेवल पे अगर जॉब करोगे तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही है तो वो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करनी कि इसके बाद में ये हो रहा है करके। So thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and I also recommend my channel to your friends. See you in the next video.